जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में सभी छोटी बहन सभी भाइयों को हृदय से आभार। आज की इस क्लास में सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि आप सबसे पहले जनरल स्टडीज के बारे में, जीएस के बारे में, जीके के बारे में जो हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमने प्रैक्टिस सेशन चलाया है और ये प्रैक्टिस सेशन आपका सब्जेक्टिव वाइज रहेगा और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बिकॉज आपको एक टॉपिक वाइज और सब्जेक्टिव वाइज प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे, वहीं उसी में प्रीवियस ईयर जो है कंक्लूड किया जाएगा। तो ये आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और जिस वीडियो को देख रहे हैं तो लगभग 5 मिनट दीजिए। यदि इस 5 मिनट में अगर आपको लगता है कि आपका समय व्यर्थ जा रहा है तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन ही यहां से शुरुआत होता है, आपके करियर की शुरुआत होती है और यहीं से आपके पंख लगेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। चलिए आज हम बिना देरी किए, बिना आपका समय बर्बाद किए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहां से हम देखेंगे कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल पर स्टैंड किए हुए हैं। ये जो आपका जो एसएससी, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों ही भाषा में होगा, तो आपको किसी भी तरह से समस्या नहीं आएगी। आप हिंदी मीडियम में, आप हिंदी मीडियम से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान, किसकी बात कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, कई बार प्रीवियस ईयर बन चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ये क्वेश्चन है जो आपके भारतीय प्रस्तावना में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिन प्रियम्बल? Which of the following was not a part of original preamble of the Indian Constitution? जैसा कि आपको पता चल गया, यहाँ पर बहुत ही सामान्य से पूछ लिया गया है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने कहा डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक या फिर सॉवरेन, या हम सेक्युलर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द था या नहीं था? तो उसके लिए थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए, हमें इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए। आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? ये आपने कहा ये 1976 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1976, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कितने शब्द जोड़े गए थे? एडेड 3 न्यू सब वर्ड्स, एडेड 3 न्यू वर्ड्स। कितने शब्द जोड़े गए? तो आपने कहा 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द प्रस्तावना में, मूल जो ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? तो आपने कहा फर्स्ट सोशलिस्ट, ठीक है, आपने कहा समाजवाद, समाजवाद, सेकंड हमारा क्या होगा? सेक्युलर, सेक्युलर यानी कि आपने कहा साम्यवाद, साम्यवाद, और एक और था जिसे हम इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं, इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं यानी अखंडता। क्या हम कहेंगे? अखंडता, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो यहां पर आपको पता है कि आंसर कौन सा होगा? सी इज राइट आंसर, यानी कि हमारे ओरिजिन प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था। आगे प्रश्न कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर?
तो आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग विच अमेंडमेंट 3 वर्ड्स एडेड इन प्रियम्बल, किस संशोधन के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, साम्यवाद और अखंडता। तो आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए किस वर्ष जोड़े गए, तो आपने कहा सर 1976। तो ये फर्स्ट का आंसर होगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी भी कह सकते हैं आप, आसान भी कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यहां पर पूछा जा रहा है संविधान सभा का लीगल एडवाइजर कौन था, सलाहकार कौन था, दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर SVR अयंगर हो गया, SN मुखर्जी, BR अंबेडकर, या फिर आप कहोगे BN राव। आप सभी जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं आप? तो आपने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। किसके बारे में? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, यानी कि प्रारूप समिति, हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में आप सभी जानते हो कि ये कब बना था भैया फॉर्म, व्हेन वाज फॉर्म ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति कब बना? तो आप कह सकते हो कि जो प्रारूप समिति है 29 अगस्त 1947 1947 29 अगस्त 1947 को आपका प्रारूप समिति गठित हुआ और जिसके अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन जो थे, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष वो कौन थे आप सभी जानते हैं। आपने कहा सर BR अंबेडकर। BR अंबेडकर। BR अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? आपने कहा सर प्रारूप समिति के। कब गठित हुई? आपने कहा सर 29 अगस्त 1947 में ये गठित हुआ था। यहां पर आपको संविधान सलाहकार पूछा जा रहा है, तो आपने कहा BN राव। संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे BN राव। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। और जैसा कि आपसे एक वचन दिया गया था, यदि 2 क्वेश्चन तक आपको रुचि नहीं आती है, आपको लगता है कि समय वेस्ट जा रहा है, तो आप छोड़ दें। लेकिन अब ऐसा आप चाह कर भी नहीं करोगे। और जितने भी आपके परिचित लोग हैं, आप उन्हें जरूर बताओगे कि भावना एजुकेशन हब पर अब GS के लिए हमें कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से कुछ भी ठोक के मारिए, शेयर जरूर कर दें। यही हमारी मेहनत का एक रिटर्न होता है दोस्तों। तो अब हमारा ये प्रश्न है आपके बीच में, भारतीय संदर्भ में राज्य संघ के अर्थ के संबंध में, भारतीय संदर्भ में राज्य संघ की बात कर रहा है, ठीक है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भैया जो हमारा राज्य संघ की बात कर रहा है उससे रिलेटिव में इसमें कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो गलत है, हमें वो बताना है। एक बार इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि हमारे लिए दोनों ही मीडियम इक्वल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? किसकी बात कर रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट in regard to the meaning of union state in the Indian context। यूनियन स्टेट की बात कर रहा है, यानी कि राज्य संघ में हमारे यहाँ क्या परिभाषा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। याद रखना, जब भी आप एग्जाम में बैठे हो सबसे पहले कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार बच्चे कहते हैं भाई सही पूछा या गलत नहीं पता होता, आंसर ठोकते हैं निकलते हैं, ये बड़ी भूल हो जाती है, ऐसा आपको नहीं करना। तो देखते हैं कि भैया पहली बार हमारे जो यूनियन स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उससे रिलेटेड कौन सा सही है और कौन सा
गलत। द कंट्री वॉज डिवाइडेड, द कंट्री वॉज डिवाइडेड into different state for administrative convenience. The country was divided into different state for administrative convenience. प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। तो आप अभी ये समझ पा रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में आपने इसके बारे में जाना होगा। वहां पर बताया था, बी आर अम्बेडकर जी ने ये क्लियर कर दिया गया था कि जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, और ये जो हमारा फेडरल है, ये जो संघ है वो यूएसए की तरह नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूनिट है, जो स्टेट है, वो अलग से हमने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपनी कन्वीनियंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए हमने उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही। हमें एग्जाम में यानी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि गलत कौन सा है, राइट। The Indian Federation was the result of an agreement by sovereign unit to join it. एक बार फिर से दोहराते हैं, The Indian Federation was the result of an agreement by sovereign unit to join it. भारतीय संघ संप्रभु इकाइयों द्वारा इसमें शामिल होने के लिए एक समझौते का परिणाम था। क्या ये सही होगा? या ये पूछा गया है कि जो इंडियन फेडरेशन है, जो भारतीय जो आपका संघ है, वो एक सॉवरेन जो यूनिट है, जो स्टेट है, अलग अलग राज्य के जो है एक एग्रीमेंट होने से बना है। नहीं जी, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा बी इज राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं, एन्यूमरेट द पावर ऑफ द सेंटर इन स्टेट थ्रू वेरियस लिस्ट। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियां गिनाई। तो यहां पर तो ठीक है, तो यानी कि आपका बी इज अ राइट आंसर। चलिए भाई, एक काम करिएगा, अपने पास छोटी सी डायरी होनी चाहिए, यानी नोट्स बुक, जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं वन वे। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, 20 से 25 मिनट, हद करके लास्ट 40 मिनट, 40 मिनट में आप पूरा जीएस रिवाइज करोगे। क्या कह रहे हो, कुछ गलत कह दिया क्या? जी हाँ, वही नोट्स होने चाहिए आपके पास। ये बीच बीच में टर्म आपके क्लियर होने चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओ तो 20 से 40 मिनट में आप रिवीजन कर सको। तो अगर बिना नोटबुक के बैठे हो, बिना पेन कॉपी के बैठे हो, तो भाई ऐसा मत करो, समय बर्बाद हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस अधिनियम के माध्यम से अधिकतर जो पार्ट है, जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो लिया गया है। यानी हमारे जो संरचनात्मक का हिस्सा है, तो आप सभी को पता है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आप सभी को मालूम है कि लगभग 65 से 17% प्रोविजन लिए गए हैं, और हर कोई बताता है, लेकिन ये प्रोविजन सीधे तौर पर हमने इम्पोज नहीं किए थे। उसमें बहुत सारे संशोधन थे, बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, हटाया गया, उसके आधार पर अमेंडमेंट करके हम उन चीजों को जोड़ दिया गया। यानी कि हमने ज्यादातर जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। किससे लिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। जैसे ही आपको एग्जाम में दिखेगा, आप ठोकते हुए आगे निकल जाएंगे। भारत का संविधान सभा द्वारा, भारत के संविधान सभा द्वारा वर्ष डैश में अपनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर, इन द ईयर। यदि आप
देख रहे हैं तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया, एडॉप्टेड किया गया। तो आप सभी को पता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, संविधान सभा। यहां पर संविधान सभा का जिक्र हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल मूल संविधान सभा में, मूल का मतलब जब ये बनी थी, ठीक है, उस समय कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे, 389। हम इसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपने कहा हम इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाउ मैनी टोटल मेंबर इन ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन आंसर विल बी 389। अब 389 मेंबर्स में से आपको पता है कि जो आपकी संविधान सभा थी वो किसके अकॉर्डिंग, तो आप कह सकते हो कैबिनेट मिशन, किसके अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ था ये, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन आप सभी को पता है ये किस पार्टी से बिलोंग करता था, आपने कहा लेबर पार्टी से। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, देन आंसर विल बी 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। किसने भेजा था, आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो उस समय लेबर पार्टी वहां पर सरकार बनी थी, उन्होंने भेजा। और फाइनली कैबिनेट मिशन ने अपना जो प्लान था, जो योजना थी वो पब्लिश किया था। उन्होंने प्लान अपना कब पब्लिश किया गया था, बहुत बार ये पूछा गया है। कैबिनेट मिशन पब्लिश हिज प्लान ऑन 16 मई 1946। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना योजना वहां पर प्रस्तुत किया कि भाई किस तरह से रहेगा। और इसके आधार पर आप सभी को मालूम है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को होती है। और फाइनली जो हमारा संविधान अडॉप्ट किया जाता है वो 1949 को किया जाता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट था उस पर सभी सहमत हो जाते हैं। फाइनल जो ड्राफ्ट था उस पर सहमत हो जाते हैं, तो इस समय अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन आप सभी को मालूम है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया जाता है, आपने कहा 26 जनवरी 1950 को संविधान को इंप्लीमेंटेड किया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है। और बनकर पूछा है ना, एडेप्टेड का मतलब होता है बनकर तैयार होना, यानी कि 26 नवंबर 1949। आंसर कौन सा होगा, बी इज अ राइट आंसर। इज दैट क्लियर, यस और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इस क्लास में लगभग ये जो क्लास 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, लेकिन यहां पर आप ऐसे 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां पर 100+ क्वेश्चन आपके जो है निकल कर आएंगे। भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की डैश प्रणाली है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। ये पूछ रहा है आपसे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस प्रकार की जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यूनिटरी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्कल है या प्रेसिडेंशियल है। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे उन्हें यही नहीं पता होगा कि भैया संसदीय सरकार प्रणाली क्या होती है। संसदीय सरकार प्रणाली जल्दी से बताइए, यदि आपको मालूम है तो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पता है जहां पर राज्य का मुखिया, राज्य का जो हेड होगा, मुखिया जो होगा, या तो मोनार्क होगा
या तो मोनार्क होगा या प्रेसिडेंट होगा, या प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होगा। लेकिन वहां के जो सरकार है, जो सरकार है, सरकार का जो मुखिया होगा वो आपका कौन होगा, यानी कि जो हेड होगा वो पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। किसी भी देश में यदि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, इसका मतलब है कि जो देश का मुखिया है, राज्य, जो यहाँ पर स्टेट जो वर्ड यूज हुआ है पॉलिटी में आपको पता है वो कंट्री के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो राज्य का जो मुखिया होगा या तो मोनार्क होगा यानी राजा होगा, या फिर राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में किस प्रकार की जो है आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आपने कहा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार प्रणाली है। इसका मतलब है हमारे देश में देश का मुखिया होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कौन होता है, आपने कहा सर राष्ट्रपति होता है, और ये नामात्र जो है हेड होता है, नामात्र मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री संसदीय सरकार में किसका मुखिया होगा, आपने कहा सर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट 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 यानी कि सरकार का मुखिया कौन होगा, आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर। जब हम प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पर स्टेट का भी हेड, स्टेट हेड और गवर्नमेंट हेड दोनों का ही हेड कौन होगा, तो आपने कहा सर प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होंगे। और जैसे कि अमेरिका, अमेरिका में किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, आंसर विल बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपका जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति प्रणाली वाली शक्ति है, वो वहां पर लागू की जाती है। आंसर विल बी द राइट आंसर। अभी तक तो बहुत आप समय आप दे चुके हैं, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और यदि आपने बेसिक से एडवांस क्लियर नहीं हुआ है और आप यहां तक आए हो, ये जो हमारा एसएससी का प्रैक्टिस सेशन है आप उससे देख पा रहे हो, समझ रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, आपका समय व्यर्थ नहीं जा रहा है, तो आप ऐसे में हमारे एप्लीकेशन भावना एजुकेशन हब पर आइए और वहां पर एक कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा। वो आपको उसी एप्लीकेशन में सारी डिटेल मिल जाएगी, यानी कि यहां पर भी हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। यदि आप और भी रुचि दिखाते हैं, आपको और भी एडवांस में जाना है, तो आप एप्लीकेशन में आकर जो है जुड़ सकते हैं और एक बार ऊंचाइयों को, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, या आप किसी सीएचएसएल या दिल्ली पुलिस या किसी अदर स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां आपको एक ही प्लेटफॉर्म होगा जीएस के लिए, क्योंकि आज के समय में समय बहुत बर्बाद किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि जो हमारी ये शिक्षा प्रणाली है उसमें हाय हेलो बाय टाटा में भी बहुत समय बर्बाद किया जा रहा है, वो हम ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और भरपूर ऊर्जा के साथ बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठे हैं तो लेट के पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, और उसके पीछे एक कारण होता है कि आप यदि किसी की तैयारी करना चाहते हैं, आप दरोगा बनना चाहते हैं, तो मेरे सभी भारत के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनसे ये निवेदन है कि आप एक बार कारण जान लीजिए कि आखिरकार जो आप ये तैयारी कर रहे हो उसके पीछे वजह क्या है। यदि आपने वजह को जान लिया, आपको मालूम है कि हमारे यदि हम दरोगा बनेंगे तो उस समय हमारे माँ बाप को कितना अच्छा लगेगा। आपको बोला जाएगा ये उनका बच्चा है, उनका बच्चा जो है ऐसा ही बन गया है, उसमें लग गया है, उस फोर्स में, उस डिपार्टमेंट में है। जीवन में उससे बड़ी सफलता कोई हो नहीं सकती। तो यदि आप समय दे रहे हैं तो पूरे 100% ऊर्जा के साथ दीजिए और उसी तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फटाफट से आंसर आपकी तरफ से होना चाहिए। भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है? विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि यूनिटरी सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, भाई हमारे यहाँ आपको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। एकल जो आपका न्यायिकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय प्रेसिडेंट,
अब गवर्नर को राज्यपाल को अपॉइंट किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में, तो ऑब्वियसली ये किसकी विशेषता है? ये आपकी एकात्मक विशेषता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो इस सदनीय विधानसभा ये हमारी यूनिटरी फीचर्स की विशेषता नहीं है। तो आंसर होगा ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? अब ये प्रश्न देखिए, ऐसा एक भी कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें मान लीजिए कभी शिफ्ट में चेंज होके नहीं आया हो। तो ये आपसे पूछा जा रहा भाई किसने कहा अर्धसंघीय का? Who among the following describe the Indian Constitution as quasi-federal? तो जब क्वेसी फेडरल की बात आती है तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि ये शब्द स्टेटमेंट किसने कहा, और बहुत बार पूछा गया है क्वेसी फेडरल के बारे में। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। अर्धसंघीय, अर्धसंघीय। Who said this statement? Quasi-federal या अर्धसंघीय? Then answer will be केसी वेयर। केसी वेयर इज द राइट आंसर। इन्होंने हमारे संविधान को अर्धसंघीय कहा और कहा कि भाई इसमें जो है हमारी सेंट्रल मोस्ट पावरफुल है। और आप सभी को पता होगा कि जो हमने फेडरल सिस्टम है वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि जो हमारा संघ है वो हमने ये जो विशेषता हमारे संविधान में ली गई है वो किस देश से अपनाया गया है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, कमेंट में जरूर बताएंगे कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, राज्यों में जो राज्यपाल यानी केंद्र की तरफ से एक व्यक्ति को भेजा जाता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है, ये प्रोविजन हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप कह सकते हैं इंग्लिश में, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? आपने यदि संविधान सभा के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप आंसर दे सकते हैं। देखते हैं। The Constituent Assembly ratified India membership of the Commonwealth in May 1974। संविधान सभा ने मई 1974 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। क्या ये होगा? The Constituent Assembly adopted the national anthem in January 1950, या फिर The Constituent Assembly adopted the national song in January 1948. The Constituent Assembly adopted the national flag in July 1949। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि राष्ट्रगीत, इन सभी चीजों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और इसके लिए आपका इंतजार रहेगा। ये संविधान सभा यदि आपने नहीं पढ़ा इसीलिए इसको रुचि में रखेंगे, तो आप एक बार फिर से हमारे एप्लीकेशन में जरूर आएं और इसे आगे बढ़ाएं। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? पिछली बार इसे सीजीएल, कई बार सीएचएसएल और आपने इसे सीडीएस तक देखा होगा। कुछ कई एग्जामों में पूछा गया है कि जो हमारी संविधान सभा है, आप सभी संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, और यदि आप संविधान सभा की तरह से इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होगा कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है, जो विचार है, ये सबसे पहले जो विचार रखा था कि हमारे संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, एमएन रॉय ने रखा था। किसने रखा था? एमएन रॉय। इन विच ईयर, किस वर्ष रखा? तो आपने कहा 1934। संविधान सभा का विचार किसने रखा था कि भी? तो आपने कहा एमएन रॉय। किस वर्ष? 1934। लेकिन पहली बार आधिकारिक रूप से
जो ऑफिशियल फॉर्म में किसने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, देन आंसर विल बी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कांग्रेस ने 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी। किसकी मांग की थी? संविधान सभा की। फाइनली आपने देखा भी होगा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन क्रिप्स मिशन को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक बताते हुए कहते हैं कि भैया एक तो तुम्हारा बैंक डूब रहा है, ऊपर से आप पोस्ट डेटेड चेक की बात कर रहे हो, हमें अभी की अभी जो है इस तरह की रिक्वायरमेंट है, हम बाकी चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते। और आपको मालूम होगा कि जब ग्वालियर टैंक जो मुंबई से, उन्होंने फाइनली ये कहा कि भाई अब समय आ गया है, करो या मरो, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो का ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, ये आपका जो है गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। उसके बाद फाइनली आपने देखा वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है और हमारा यूएनओ इस्टेब्लिश होता है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और उसका मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा बहाल करना दुनिया में। और उसके घोषणा पत्र में भी ये बड़ा क्लियर मेंशन था कि जितने भी साम्राज्य देश हैं, एम्पायर कंट्री हैं, वो अपनी कॉलोनीज को सिस्टमैटिकली क्या करेंगी? रिलीज करेंगी। सिस्टमैटिकली का ये जो वर्ड है, इसका मतलब है आपने साल, 2 साल, 10 साल या 200 साल शासन किया है, तो ऐसे में एक संविधान नाम का जो दस्तावेज आप बनवा के दीजिए, वहां सरकार बना के दीजिए और उसके बाद आप उसे रिहा कर देंगे और भविष्य में कोई भी कंट्री कॉलोनीज नहीं बनाएगा। इसी बीच में ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं 1945 और वहां पर लेबर पार्टी आती है और उसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली, वो कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 389, जिसमें से 296 296 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होते हैं और जो 93 हैं यानी 93 जो सदस्य हैं वो आपके रजवाड़े रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट से होते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम है कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में एक व्यक्ति एक सीट कितने लोगों का? हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव? देन आंसर विल बी 10 लाख। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? एक सीट, एक व्यक्ति। ठीक है, यहां पर महिला पूछा गया है तो आपने कहा 15। कितनी महिला सदस्य थी? आपने कहा संविधान सभा में 15। याद रखना 15 इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? आपने गवर्नर के बारे में सुना होगा, आपको पता है एक सेंट्रल का पर्सन होता है और इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ स्टेट? बताइए मिनिमम एज क्या है? 30 ईयर्स, 25, 21 या 35? 35 इज द राइट आंसर। चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें या फिर हम राज्यपाल की बात करें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, इन तीनों की जो उम्र की बात करते हैं कि भी न्यूनतम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो आपने कहा 35 ईयर्स। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी न्यूनतम एज वगैरह नहीं बताया गया। चलिए, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। मैंने अभी आपको बताया था, जिनमें से डैश रियासत के प्रतिनिधि थे। अभी बताया, जल्दी से बताइए। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389, ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। आपसे पूछा गया है कि टोटल मेंबर है 389, ठीक है, जिसमें से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस बोले तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, दूसरा है आपका प्रिंसली स्टेट, आप कह सकते हैं रियासतें, या आप कह सकते हो रजवाड़े।
तो अभी आपको बताया था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए संविधान सभा में कितनी सीटें अलॉटेड किया गया था, बांटी गई थी 296, 296। लेकिन अगर रियासत की बात पूछा जाए तो आपने कहा 93 कौन सा है? डी। डी इज अ राइट आंसर। डी इज अ राइट आंसर। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में संविधान सभा में कितने सदस्य दिए गए? आपने कहा 296, 296। और प्रिंसली स्टेट रियासतें आपने कहा 93। आपको मालूम होना चाहिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, यहां पर जो है चुनाव का प्रावधान था, लेकिन जो 93 सीटें दी गई उसमें संविधान सभा के अनुसार कोई भी प्रावधान नहीं था। ये कहा गया कि भाई जो प्रिंस, जो वहां का जो राजा है, जो प्रिंस है, जिसको नॉमिनेट करके भेजेगा उसको संविधान सभा का सदस्य मान लिया जाएगा। तो 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 296। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? आपने कहा जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो आपने कहा सर संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी जीती, जल्दी से बताइए। 208। मुस्लिम लीग ने आपने कहा 73। मुस्लिम लीग ने कितना जीता? 73। दैट क्लियर? उसके बाद मुस्लिम लीग ने परमानेंटली संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉटेड किया था, बहिष्कार किया। आपसे पूछा जाता है संविधान सभा यहां पर सदस्यों ने देश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। यहां पर ये फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको बताता हूं कि भाई संविधान सभा पर यानी कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर हुए वो 284 मेंबर ने किए। संविधान, मूल संविधान, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी मेंबर सिग्नेचर, कितने मेंबर ने, कितने सदस्यों ने मूल संविधान पर सिग्नेचर किए? आपने कहा 284। लेकिन कब किए? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है यहां तक आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ये जो प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था? इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leader draft a constitution for India? इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जब साइमन कमीशन भारत आता है, किसकी बात हो रही है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन आयोग। जब हम साइमन आयोग की बात करते हैं, साइमन आयोग भारत कब आया? भारत कब आया अगर ये पूछा जाए तो साइमन आयोग जो भारत है वो आपका 3/5/1928 को आया था, ठीक है। साइमन कमीशन जो है अगर आपसे पूछा जाए फॉर्म कब हुआ था, कब बना, कब बना, तो आपने कहा 1927 में बना, ठीक है। साइमन कमीशन की यदि बात करें, चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? आपने कहा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो है इसके चेयरमैन थे। इनके नाम पर इसका इस साइमन आयोग पड़ा, साइमन कमीशन पड़ा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए किस जो है अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ था साइमन कमीशन, तो आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। साइमन आयोग किस अधिनियम के तहत बना? तो आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के प्रावधान में, अंतिम प्रावधान में एक बात बताया गया कि भाई 10 वर्षों बाद, आफ्टर 10 years a statutory commission form for creation of new constitution, 10 वर्षों बाद संविधान को बनाने के लिए एक नया जो है कमीशन आयोग बनेगा जो नया संविधान बनाएगा। लेकिन साइमन कमीशन को क्या कर दिया? साइमन कमीशन फॉर्म बिफोर 2 years, बिफोर 2 years, ठीक है। कितने साल? 2 साल पहले इसे बना दिया। साइमन आयोग को 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया और इसमें टोटल मेंबर कितने थे?
टोटल मेंबर साइमन कमीशन के, तो आप कह सकते हो टोटल मेंबर 7 इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो जब साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है, विरोध होता है, तो वहां पर लॉर्ड बर्कनहेड जो एक चैलेंज करते हैं कि भाई आप लोग अगर ऐसा संविधान बना सकते हैं कि जो सभी को स्वीकार हो, आप इतने एजुकेटेड हो गए तो ठीक है बना के दिखाइए। तो उस समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये जो समिति गठित हुई थी, किस वर्ष हुई थी? आपने कहा 1928 में, यानी सी इज अ राइट आंसर। यहां पूछा गया आपसे, उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव किसने पेश किया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? जल्दी से बताइए, उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया जिसे बाद में प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज लेटर एडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये किसने किया था। तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसके लाया गया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की किस बैठक में लाया गया? तो आपने कहा संविधान की तीसरी बैठक में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3rd मीटिंग में जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। आप सभी को पता होना चाहिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा ने स्वीकार किया, एडॉप्टेड किया। बट इंट्रोड्यूस कब हुआ? आंसर विल बी 13 दिसंबर 1946। हु इंट्रोड्यूस? देन आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। इज दैट क्लियर? आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरह से अपनी तैयारी को रफ्तार देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कोशिश करें कि इसके बदले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक के बटन पर जो मिले उसे ठोकर जरूर मार दीजिएगा, क्योंकि यही हमारे उपहार के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।